हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर का ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया है। आज आगे बढ़ते हैं उसी चैप्टर में और आगे वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए, पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने जब ये चैप्टर शुरू किया तो हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने क्रॉप के बारे में जाना और हमने ये जाना कि क्रॉप जो है वो एक जैसे पौधे जो कि एक बड़ी जगह पर उगाए जाते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज क्रॉप। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि का कार्य है ये बहुत पुराने समय से ही होता आ रहा है। इसके पीछे रीजन ये कि इतने बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए या उनके लिए अनाज उपलब्ध कराने के लिए कोई सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए जिससे कि अनाज उगाया जा सके। और इसके लिए एग्रीकल्चर विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है समय के साथ साथ। खेती करने के लिए जो मेन स्टेप्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा, जिसमें सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये हमने पढ़ा कि मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा सोइंग, बीज को बोना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे और ये भी बताया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में जो डिफरेंशिएशन है वो आपको अच्छे से याद करना है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जब यहाँ तक पढ़ लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन। इरिगेशन इसे कहा जाता है सिंचाई। अब देखिए, जैसे कि हम कई बार पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, इसी तरह प्लांट्स की जब हम बात करें इरिगेशन सिंचाई, प्लांट्स को पौधों को पानी देते हैं उसको कहा जाता है। तो प्लांट्स जो होते हैं इनका 90% पार्ट जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, वाटर या पानी का बना हुआ होता है। तो प्लांट्स का इतना बड़ा पार्ट जो कि किससे बना हुआ है, पानी से मिलकर बना हुआ है। यानी कि प्लांट्स का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है, पानी है। क्योंकि पानी जो है ये जड़ों से एब्जॉर्ब होता है और प्लांट की जो वीन्स होती हैं जिन्हें जाइलम फ्लोएम कहते हैं, तो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट के अंदर पहुंचता है और फ्लोएम के थ्रू जो खाना है पत्तियों में बना हुआ वो पूरे पौधे को उपलब्ध होता रहता है। अब इस पानी की कमी में क्या होगा, पानी की कमी में पत्ते जो हैं उनकी वो मुरझा जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अब होता यह है कि ये जो पानी है ये साथ के साथ पौधों में जब पानी होता है तो ये फ्रोस्ट यानी कि ठंड या पाला लगना जिसे कहते हैं उससे, प्लस जो एयर करंट होता है यानी कि तेज हवाएं जो बहती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं, उनसे भी पौधे की रक्षा करता है। कौन, पानी, जो कि पौधे को उपलब्ध होता है। अब साथ ही साथ पानी जब पौधे को अच्छे से मिला हुआ है तो मिट्टी में हम पानी देते हैं जो पौधे को मिल जाता है। तो पानी जो है ये पेड़ के आसपास या पौधे के आसपास मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखता है। अब हम आगे पढ़ें। सबसे पहले तो इरिगेशन है क्या, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट regular intervals is known as irrigation। यानी कि फसल को नियमित अंतराल के पश्चात जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। ये बात हो गई सिंचाई की। तो यहाँ हमें ये चीज ध्यान रखनी है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं है कि दिन में 4 बार 5 बार खेत में हम पानी पिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो रेगुलर इंटरवल वर्ड जो हमने यूज किया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि हर फसल जो है उसको पानी की अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे इन दिनों बाजरा
बोया गया है, तो बाजरा जो है इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी जगह कोई और फसल उगाई जाए तो उसे पानी की जरूरत बाजरे की अपेक्षा अधिक होगी। तो हर फसल को, जैसे कोई फसल ऐसी होती है जिसे हर 2-3 दिन में पानी देना पड़ता है, और जैसे बाजरे वगैरह की कुछ फसल होती है जिनको 4-5 दिन के इंटरवल से भी पानी दिया जाए तो भी उस फसल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। तो यहाँ ये वर्ड जो मेंशन करना जरूरी है, रेगुलर इंटरवल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम पढ़ें सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन। कौन कौन से सोर्सेज हैं इरिगेशन के, उनके बारे में हम जानते हैं। यानी कि खेतों को जो जल उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए किन किन सोर्सेज का यूज किया जाता है। जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं वेल यानी कुआं, है ना। वेल के बाद आते हैं ट्यूबवेल, वेल है, ट्यूबवेल है, वेल है, ट्यूबवेल है। इसके बाद है लेक, रिवर, पॉन्ड। ये जो सारे तरीके हैं ये किसके हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के। और बात करें अगर हम तो डैम हो गए, डैम्स एंड कैनाल्स, यानी कि कुएं, तालाब, नदियां, डैम यानी बांध, कैनाल यानी नहरें, ये सभी किसके साधन हैं, इरिगेशन के साधन हैं। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वैसे तो हमने नोट कर लिए इतने सारे हैं, लेकिन अब जो खेती की जाती है वो की जाती है एडवांस तरीकों से। पहले जो खेती की जाती थी वो की जाती थी ट्रेडिशनल तरीकों से। हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह ना पूछकर किस तरह पूछा जाता है, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, और एक हो गया मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एक तो हो गए ट्रेडिशनल मेथड्स और एक हो गए मॉडर्न मेथड्स। अब इनके नाम नोट करें अपन तो देखो यहां पर है मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट। ये 4 सोर्सेस जो कि तरीके हैं किसके, ट्रेडिशनल सोर्सेज यानी कि परंपरागत स्रोत किसके, इरिगेशन के। इनको हम बोलते हैं परंपरागत। ठीक है, मोट हो गया, चेन पंप, ढेकली और रहट। आपकी जो बुक है उसमें इन सभी की फोटो दे रखी है। मेन तरीका यही है कि या तो किसी जानवर की मदद से या फिर हाथ की मदद से ही या फिर इनको किया जाता है कि पानी को निकाला जाता है किसी वाटर सोर्स में से और पूरे खेत में नहरें यानी कैनाल्स बना दी जाती हैं। जो भी वाटर सोर्स है वहां से पानी को गिराया जाता है और वो बहकर कहाँ चला जाता है, पूरे खेत में नहरों के माध्यम से चला जाता है। इसके बाद है मॉडर्न मेथड्स यानी कि आधुनिक तरीके सिंचाई के। आधुनिक तरीके जो है सिंचाई के, इसमें मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप इरिगेशन मेथड। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा कई जगह की, वो फव्वारा जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पाइपलाइन होती है और उसमें कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे वो स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं। ये जो स्प्रिंकलर्स होते हैं इनमें नोजल लगे हुए रहते हैं जो कि पानी को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं। जब प्रेशर से पानी स्टार्ट किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम में तो पानी जो है जैसे बारिश का छिड़काव होता है, कम पानी ज्यादा दूर तक चला जाता है। रेगुलरली सब जगहों पर पानी पहुंचता रहता है नोजल के घूमने से, और इससे क्या होता है, पानी की कमी वाली जगहों पर भी खेत में अच्छे से पानी दे दिया जाता है।
ड्रिप इरिगेशन मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इसको कहा जाता है। पाइपलाइन होती है और जहां जहां पौधा होता है तो पौधों को इस तरीके से लगाया जाता है, बोया जाता है कि जो पानी वाली हिस्सा है वो उन तक रहे और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है फसल में और बहुत कम पानी में भी फसल को पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है सिंचाई वाला। तो इस तरीके से ये जो मेथड्स हैं ये हेल्प करते हैं किसानों की इरिगेशन को कंप्लीट करने में। ये अब हमारा टॉपिक जो इरिगेशन था ये कंप्लीट हो गया। तो हम आ गए अब अगले स्टेप पर, और अगला जो स्टेप है हमारा वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है? इनको कहा जाता है खरपतवार से सुरक्षा। देखो अब होता क्या है कि फसल जब हम उगाते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे फसल, खेत में कोई फसल नहीं है और जैसे इन दिनों बारिश है तो कई सारे जंगली पेड़ पौधे अपने आप उगाए हैं बारिश की वजह से। खरपतवार जो है ये बारिश के दिनों में ना उगकर मुख्य फसल के साथ उगती है। जैसे कि जब हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं के साथ बथुआ या चील जिसे कहा जाता है वो अपने आप ही खेतों में उग जाता है। अब बात यह है कि वो तो चांस की बात है कि ये बथुआ हमारे खाने के काम में आता है, एडिबल होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई पौधे ऐसे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं और ये जो पौधे होते हैं इनसे जो मुख्य फसल है उसे काफी नुकसान होता है। अब देखो कि हम पौधे जो हैं फसल में कैसे उगाते हैं, बराबर बराबर दूरी पर। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही जगह सारे पौधे उगा दिए जाते हैं, सारे बीज एक ही जगह डाल दिए जाते हैं, होता है ऐसा? नहीं होता है। किया जाता है कि एक पौधा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसा होता है ना, रेगुलर दूरी पर उगाया जाता है। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या होता है। रेगुलर दूरी पर जब हम पौधों में बराबर दूरी रखते हैं ना क्यारियां बनाकर, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो कि हर पौधे को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हवा चाहिए, धूप चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब सारे ही पौधे एक ही जगह उगा दिए जाएं तो क्या होगा? सारे पौधों की जड़ें आपस में टैंगल्ड अप हो जाएंगी, कुछ तो उग पाएंगे, कुछ नहीं भी उग पाएंगे। और क्या होगा कि जब हम जल और मिनरल्स प्रोवाइड कराएंगे इन पौधों को तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सबको पर्याप्त मात्रा में ये सभी चीजें मिले, इसलिए क्या किया जाता है कि पौधों को रेगुलर इंटरवल पर या रेगुलर दूरी पर उगाया जाता है। अब होता क्या है खरपतवार में कि अब हमने तो यहाँ पर्याप्त दूरी छोड़ दी, लेकिन क्या होगा कि ये जो मुख्य फसल है इसके साथ जब यहाँ खरपतवार उग जाएगी तो क्या होगा कि इस खरपतवार की जड़ भी इसके आसपास ही होगी और ये क्या करेगा कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हम हमारी फसल को देंगे उनको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा? जिसकी वजह से बढ़ जाएगा कंपटीशन। किस चीज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, सनलाइट के लिए, सभी चीजों के लिए। तो अब सबसे पहले तो हम ये नोट करें कि ये वीड्स जो हैं ये होते क्या हैं, ठीक है? तो लिखो, नोट करो कि अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल जिनको कि हम चाहते नहीं हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलोंग with the main crop are called weeds। समझ में आया? अनडिजायरेबल प्लांट्स, ना चाहने वाले पौधे जो कि मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है। वे पौधे जो मुख्य फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो वो पौधे जो कि मुख्य फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं और जिनसे मुख्य फसल को नुकसान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार। अब इनको हटाना जरूरी है।
सबसे सिंपल तरीका तो यह है कि इनको हटाने के लिए कि इनको खींचकर उखाड़ दिया जाता है। मुख्य फसल के साथ ही उग जाते हैं तो, और उखाड़ कर इन्हें अलग जगह ले जाकर सूखने पर जला दिया जाता है, ढेर बना लिया जाता है इनका और इनको जला दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, अगर कोई बड़ा खेत है तो बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए क्या किया जाता है, खुरपी जो होती है उसकी मदद से इनको खोदकर क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। एक तरीका तो ये हो गया कि खोदकर या खुरपी से खोदकर इनको हटा दिया जाता है। अपरूटिंग भी एक मेथड है। अपरूटिंग मतलब जड़ सहित इनको उखाड़ दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक तरीका और है जिनको कहा जाता है वीडीसाइड्स। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े खेत हैं और इतना काम रहता है तो एक एक खरपतवार को उखाड़ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। दोज आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। हिंदी में इनको कहते हैं खरपतवार नाशी। अब क्या किया जाता है, वीडीसाइड्स जैसे दवाइयां होती हैं, तो ये जो वीडीसाइड्स होते हैं इनको फसल पर छिड़क दिया जाता है। कहाँ पर, खरपतवार पर। और खरपतवार पर छिड़कने से क्या होता है, खरपतवार जो है या वो जो पौधे हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स, वो खराब हो जाते हैं और फिर उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल नोट करना पड़ेगा हमको, 2,4-D। ये एक केमिकल होता है, इसको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। वैसे तो इसका केमिकल नेम है, लेकिन हमारे पढ़ने जितना इतना ही है, तो ज्यादा गहराई में ना जाकर हम सिर्फ इतना सा नाम याद कर लें। एक वीडीसाइड क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए नेम ऑफ वीडीसाइड विच इज यूज्ड इन द क्रॉप्स, तो इसका नाम आप याद करेंगे 2,4-D। अब ये जो वीडीसाइड्स हैं इनको फसल के साथ कैसे यूज में लिया जाता है, हम उसको पढ़ें। तो देखो, वीडीसाइड्स जो होते हैं ना, ये केमिकल्स हैं, और अगर स्प्रे कर रहे हैं इनको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है थोड़ा सा पानी के साथ मिलाकर, और वो पीछे बैग लगा लेते हैं किसान, और ऐसे स्प्रिंकलर से इनको फसल पर और जो खरपतवार है उन पर छिड़का जाता है। अब होता यह है कि मान लो कि मुख्य फसल के साथ जो है वहां पर अगर ये पहुंच जाते हैं, ये केमिकल्स हैं, तो हम अगर उस फसल को बिना धोए खा लें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज कच्ची अगर हम खा रहे हैं बाजार से लाकर, तो उसको एक बार पहले अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अब ये जो वीडीसाइड्स हैं इनको स्प्रे जब किया जाता है, तो क्योंकि इनको स्प्रे कर रहे हैं यानी कि एयर की फॉर्म में, तो ये वेपर फॉर्म में होते हैं, प्रेशर से इनको बाहर निकाला जाता है। ये अगर सांस के साथ हमारे अंदर चले जाएं तो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे जो कि इनको स्प्रे कर रहा है। इसलिए इनको स्प्रे करते टाइम, जो भी व्यक्ति इनको स्प्रे कर रहा है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको स्प्रे करते टाइम ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इनको खेतों में स्प्रे कर रहा है उसका नाक और मुंह जो है वो अच्छे से कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए, ताकि सांस के साथ जब ये उसके अंदर एंटर करे तो किसी तरह की हानि ना पहुंचा सके। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिए दोनों मेथड्स। इरिगेशन कंप्लीट हो गया और इरिगेशन के साथ हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट के एक टॉपिक बचे, अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस क्लास में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें हमको एक तो याद करना है इरिगेशन की डेफिनेशन को, ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, इरिगेशन क्या है। दूसरा, हमें याद करना है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में आप दोनों तरह के याद करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स भी और मॉडर्न मेथड्स भी। ठीक है, एक आपको डायग्राम याद करना है स्प्रिंकलर सिस्टम का और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। डायग्राम ये एग्जाम में बनाने के लिए आया हुआ है एक बार, तो आपको स्प्रिंकलर सिस्टम का और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का दोनों का डायग्राम याद करना है। ठीक है, और यहां पर आपको ये याद करना है, एक तो वीड्स हैं क्या, ठीक, एक तो वीड्स याद करना है और एक इसका एग्जाम्पल याद करना है आपको। तो इस तरह ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज वाली क्लास में से हमारे ये 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। डायग्राम एकदम इजी से आपकी बुक में है। इरिगेशन आपको पता चली गया, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हमने याद कर ही लिए, वीड्स हमको पता है ही, और एग्जाम्पल ये रहा 2,4-D। बस ये 3 वर्ड्स ही तो याद करने हैं सिंपल से। ठीक है ना, तो चलो ये चैप्टर हो गया हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ेंगे।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तैयार कर लेना चैप्टर को, जो जो क्वेश्चन बताती जा रही हूँ उनको याद करते जाना, और साथ के साथ ताकि जब एग्जाम आए ना तो एक साथ वर्कलोड ना बढ़े, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसको तैयार कर लेना। बाय।